क्या हम में से किसी ने ये सोचा है कि हमारे थिंकिंग फिलॉसफी कैसे काम करता है? कभी ये तेज काम करता है, कभी स्लो काम करता है, कभी काम ही नहीं करता, और इसके पीछे क्या राज है और इसको कैसे इम्प्रूव करें और हमारे अंदर कॉन्फिडेंट कैसे लाए, ये सब का सब हमारे थिंकिंग प्रोसेस से होता है। तो इस किताब में वो सारे तरीके बताए गए हैं जिसका आज मैं रिव्यू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैं बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ वो दानियल खानेमैन की है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस बुक का रिव्यू करने के लिए उमैर आलम भाई ने रिक्वेस्ट किया था। उमैर आलम भाई, आपका जो रिक्वेस्ट है ये बड़ा टफ है, लेकिन मैंने पूरी प्रिपरेशन की है इसको करने की, और दूसरी बात आपकी दाढ़ी का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। बुक रिव्यू करने से पहले ऑथर के बारे में जान लें। ऑथर जो है एक साइकोलॉजिस्ट टीचर भी है और वो नोबेल प्राइज विन भी कर चुका है और इसने कम्युनिकेशन अवार्ड भी जीत चुका है, बहुत सारी चीजें कर चुका है, और इसराइली डिफेंस फोर्स के साथ इसने रिसर्च सेंटर में काम भी किया है, तो कोई हल्की चीज नहीं है भाई। स्टार्टिंग में इसने सिस्टम्स के बारे में बताया कि हमारा जो थिंकिंग सिस्टम है वो 2 सिस्टम है, एक फास्ट सिस्टम है, एक स्लो सिस्टम है। फास्ट सिस्टम क्या करती है कि कोई भी ऐसी चीज जो हम क्विकली गेट कर लें, कोई भी ऐसी चीज जिसका हम क्विकली जवाब दे सके, जैसे कि कोई के 2+2 क्या होता है बता देंगे 4 होता है, या कोई बिलबोर्ड देख लिया तो फौरन हमने पढ़ लिया, या कोई भी चीज ऐसी कि हमने चलते फिरते अपने क्राउड में अपने दोस्त को पहचान लिया। तो इसीलिए इसको फास्ट थिंकिंग कहते हैं कि ऑटोमेटिक ये चलता है और जिसमें इतना एफर्ट नहीं होता। और दूसरी तरफ जो थिंकिंग स्लो है ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे बिहेवियर में, मतलब कोई भी काम हम करने से पहले उसमें बहुत ज्यादा गौर फिक्र करते हैं, उस पर सोचते हैं, जैसे कि कोई बड़े से बड़ा डिसीजन लेना हो उस पर तहकीक करते हैं, या जैसे कि कोई अच्छा काम स्टार्ट करना हो उस पर तहकीक करते हैं। ज्यादातर रिलायबल चीज जो है वो स्लो थिंकिंग में आती है। फास्ट थिंकिंग इन अ वे कि हमारे जो डेली रूटीन में जो काम कर रहे हैं, जो हैबिचुअल है, उस पे हम जो भी काम करते हैं वो फास्ट थिंकिंग में आती है। जो स्लो थिंकिंग है वो रेगुलर तो नहीं होती, लेकिन जब भी होती है हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे होती है। हम हमेशा वो काम स्लो थिंकिंग पे करते हैं जो सोच फिकर और गौर फिकर, पेपर वर्क वगैरह सब एक साथ करते हैं, तो वो स्लो थिंकिंग में आती है। ये किताब जो है पूरी फिलॉसफी बेस्ड है, तो मुझे काफी सारी चीजें समझ नहीं आई, और 600 सफ़े की किताब है, इसमें एक एक चीज ब्रीफली बताया गया है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट है, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंस फैक्टर भी हैं और एक एक फैक्टर पे काम आ सकता है। जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे समझ आया, मैं वही शेयर करूंगा, लेकिन इन अ नटशेल पूरे तरीके के साथ पूरी चीजें डिस्क्राइब करूंगा कि उसमें है क्या। आगे चल के इस किताब में थिंकिंग के हेरास्टिक और बाइस के बारे में बताया गया है कि एग्जांपल ऐसी है कि कोई भी नया बच्चा हो किसी चीज के लिए समझने के लिए जाता है तो उसको सिंपल चीजें, रिंग चीजें दिखाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जैसे बच्चे की सोच बदलती है, जैसे जैसे थिंकिंग अच्छी होती है, कॉम्प्लेक्स चीजें दिखाते हैं, उसको पजल्स दिखाते हैं। तो उसकी तरह हमारे भी अंदर ऐसी चीजें हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी जो थिंकिंग सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा होती जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का कॉन्सेप्ट होता है वो इसी तरह बनाया जाता है, पहले इजी चीजें फिर हार्ड चीजें। तो उसी तरह जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना होता है, इसी तरीके की थिंकिंग होती है। हमें कॉम्प्लेक्स चीज जब तक पहली दफा देखेंगे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जब उसको बाद में हम स्लो थिंकिंग पे ले आएंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें आगे जाके हैंकरिंग के बारे में बताया। हैंकरिंग क्या होती है? हैंकरिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हैंकरिंग एफर्ट, उसने एग्जांपल दिया था कि कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसी चीज जिसको इररेलेवेंट कहा जाता है। तो उसमें एक एग्जांपल दिया था, महात्मा गांधी की उम्र 114 साल थी, वाकई में इतनी उम्र थी। उसमें एक एग्जांपल दिया था, मैं खुद शॉक हो गया देख के कि महात्मा गांधी की उम्र 114 साल थी, लेकिन उनका अगर जो हैंकरिंग किया जाए तो उनकी उम्र 114 साल थी, लेकिन उनकी जो 35 साल की एक्सपीरियंस ने उसको आगे लेके आया। तो ये ग्रेटर और लेसर के बीच में हैंकरिंग किया गया है कि हमारी माइंड की थिंकिंग क्या होती है। हम किसी के एज को जज करते हैं कि इसकी एज इतनी बड़ी है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस लेवल थोड़ा कम होता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि ग्रेटर और लेसर हैंकरिंग के तरीके थिंकिंग क्या होती है। आगे चल के इसमें अवेलेबल हेरास्टिक के बारे में बताया गया। अवेलेबल हेरास्टिक ये है कि किसी भी चीज के, किसी भी इवेंट को
प्रोहिबिटेड वे पे लिया हुआ है। जैसे किसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम बड़े इजीली बता देते हैं, उसका एग्जाम्पल दे दिया। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जो चीज इंपॉर्टेंस रखती है कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकले, उसमें क्या एक्शन लिए गए और इसको कैसे हल किया गया। तो हमारी थिंकिंग प्रोहिबिटेड जो है उसको कट ऑफ करके हमें अवेलेबल हायरार्कीज पे गौर करना है। अवेलेबिलिटी क्या है कि उस इवेंट से, उस चीज से हमने क्या हासिल किया। इसी को कहते हैं कि हमने ट्रू रिप्रेजेंटेड समझ के उस इवेंट से कुछ गेट किया और उसको लाइफ में अचीव करने के लिए कोशिश की। अब हम बात करेंगे थिंकिंग बाइस के बारे में, जो कि हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है कि हम बाइस हो गए किसी चीज के लिए। सो उसमें एक एग्जांपल दिया गया था कि पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ था कि जो बंदा महीने के $10,000 कमाता है और उसको $5,000 का लॉस हो गया, तो वो थिंकिंग बाइस पे चला गया और वो देखता है कि यार मैंने जो $5,000 लॉस किए। लेकिन कोई इंसान जो हमेशा $5,000 महीना कमाता है उसके लिए वो ज्यादा ही है। और तीसरी चीज बताई थी कि एक बंदा जो महीने के $1,000 कमा रहा है और उसी पे ही वो सेटिस्फाई है और खुश है, अगर उसका लॉस भी हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, तो उसमें उस पर कोई फिक्र नहीं है। इसी तरह एग्जाम्पल दिया गया, जो पहला बंदा था जिसके 5,000 लॉस भी हुए, वो फिर भी 22 थिंकिंग में, उसके पास फिर भी 5,000 है, वो अपने आप को कमतर समझ रहा है। लेकिन जो कमतर बंदा था $1,000 वाला, उसकी ऑप्टिमिस्टिक सोच है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कमतर नहीं समझ रहा, चाहे उसकी लॉस हो जाए या ना हो जाए। तो इसका कहने का मकसद है कि हमारी जो वैल्यू है उसको अगर हम सोच के चले तो हमारी वैल्यू वही रहेगी। पैसे की कमी या ज्यादा होने से हमारी वैल्यू नहीं लगेगी, बल्कि हमने इंपॉर्टेंस दे रखा है वेल्थ को, इसीलिए हमारी थिंकिंग जो है वो वेल्थ के थ्रू ही वैल्यू रखती है। देखिए, एक इंसान की वैल्यू वही रहती है चाहे उसके पैसे ज्यादा हो या कम हो। आगे जाके थिंकिंग की फ्रेमिंग के बारे में बात की। थिंकिंग की फ्रेमिंग क्या है? अगर कोई बंदा जिसका ऑपरेशन होने जा रहा है और उसको कहें कि आपका 90% चांस है कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, कोई इशू नहीं होगा, तो बंदा खुश हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बताया जाए कि आपका 10% चांस है कि मोर्टेलिटी लेवल हाई हो जाएगा, तो वो बंदा घबरा जाएगा। तो थिंकिंग फ्रेम का ये चीज है कि हम किसी भी इंसान को कोई भी फ्रेम डाल देते हैं तो वो उसको सोचता है। अक्सर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स में लगा होता है कि ₹1,000 की कोई चीज है तो लोग बोलते हैं बड़ा महंगा है यार, हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन उसको अगर दूसरी तरफ थोड़े रेट बढ़ा के और उसको माइनस कर दिया 20% या 30% और जाके सेल लगा दिया, फिर हम खरीदने जाते हैं, बोलते हैं सेल्स है। इसी तरह वो फ्रेमिंग करते हैं हमारे माइंड का, तरीके से समझो फूल कर दिया। आगे चल के उसने ओवर कॉन्फिडेंट थिंकिंग के बारे में बताया, जो कि उसमें पूरा एक चैप्टर है और उसको अच्छी तरीके से ब्रीफ किया है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ओवर कॉन्फिडेंट इसमें इल्यूजन्स की तरह होता है कि हम सोचते हैं कि हमें सब दुनिया की सारी चीजें पता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हमें सारी चीजें नहीं पता होती। और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमने अपने माइंड को शट डाउन कर दिया, मतलब बिल्कुल ही स्लो कर दिया, तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो इसी तरीके से इसने डिस्क्राइब किया, पूरा एक चैप्टर है, आप उसको रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। सो इसमें काफी चीजें बताने के लिए, पूरा बताऊंगा तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आखिरी सेक्शन में आता हूँ जिसमें इसने 2 स्लेव्स के बारे में बताया। 2 स्लेव्स क्या होती है? एक स्लेव होती है रिमेम्बरिंग स्लेव, एक होती है एक्सपीरियंस स्लेव। हम ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस स्लेव के पीछे भागते हैं और हम समझते हैं कि कोई भी चीज पे हमें एक्सपीरियंस होगा, सीखेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ट्रू जो लिविंग है, ट्रू जो एग्जाम्पल है, वो रिमेम्बरिंग स्लेव में। रिमेम्बरिंग स्लेव क्या है कि कोई चीज को आप करते हुए जिस पे आपको अच्छा लगे, उसको फील करें और करते हुए मजा आ जाए, तो वो आपके लिए एक टूल बन जाता है, वो आपके लिए एक स्किल बन जाता है, तो आपको एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन हम भागते हैं, हम कहते हैं एक्सपीरियंस हर जगह से मिले। और इसने एग्जांपल दिया है कि ट्रू लिविंग ऑफ लाइफ जो है, वो हैप्पीनेस जो है, वो रिमेम्बरिंग स्लेव में ही आती है, ना कि हमें एक्सपीरियंस स्लेव के पीछे भागे। एक तरीके से कहा जाए तो वो रैट रेस का कहा जा रहा है, और दूसरी तरीके से कहा जाए तो हम पैशंस के पीछे भागे, ना कि हम उसके पीछे भागे जो कि जिसके पीछे सब भाग रहे हैं। सो आई होप मैंने पूरी कोशिश की इस बुक को रिव्यू करने के लिए। आई एम नॉट अ फिलोसफी स्टूडेंट और मुझे फिलोसफी बुक्स बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई लगती है और जब भी पढ़ता हूँ तो नींद आनी शुरू हो जाती है। ये बुक मैंने तकरीबन 2 साल पहले पढ़ी थी और मैंने पूरी कोशिश की थी
कि इसको फिर से रिपीट करूं और अच्छे से पढूं, और बहुत बड़ी बुक है। और जो लोग रिव्यू के लिए और लोग बता रहे हैं तो मेरी कोशिश है वो सबके लिए करूं। सो बी पेशेंस, मैंने सबके देख चुका हूं और करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन कुछ आसान किताबें बताओ, वो किताबें बता रहे हो जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है रिव्यू करने के लिए। लास्ट और नॉट लीस्ट, आपकी रिक्वेस्ट में मैं चल रहा हूँ, और मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, ये छोटे छोटे काम है ये भी कर लेना ताकि मेरे लिए भी फ़ायदा हो और आपके लिए भी फ़ायदा हो, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो बना सकूं। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ एक नए बुक रिव्यू पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।